हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का आज ये चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इसके पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ा था, माउथ में कितने अंग है उसके बारे में पढ़ा था, दांत के बारे में, ठीक है, टीथ जिसको बोलते हैं, सलाइवा के बारे में पढ़ा था हमने, और टंग के बारे में यानी कि जीभ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फूड पाइप के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पेट के बारे में पढ़ा था, स्टमक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहला हम लोग छोटी आंत के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं हम लोग, फिगर में क्या क्या दर्शाया गया है। ये तो हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा है, ये लीवर, क्या है ये? लीवर है, ठीक है, ये लीवर हमारा है। और अगर ये छोटी सी, ये जो हल्का से येलो कलर की दिख रही है, ये येलो कलर की क्या है? इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट जो दिख रहा है हल्का पतला सा, ये वाला टोटल पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और उसके जस्ट ऊपर जो चौड़ी सी जो लेयर दिख रही है हल्का सा, ये क्या है? यही हमारा है बिग इंटेस्टाइन। ठीक है, बिग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, छोटी है तो बड़ी है। अच्छा, अगर लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ की बात करते हैं तो बिग इंटेस्टाइन जो है वो नाम से पता चला है बड़ी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई छोटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये चौड़ी है लेकिन एक राउंड है, और ये छोटी आंत जो है ये कई राउंड यहाँ पर घूम रही है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। और इस जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ होती है। अच्छा, अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, सिंपल से याद रखना है। और 7.5 और 1.5 आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो रही छोटी आंत और बड़ी आंत। अब छोटी आंत की बात कर लेते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है? इलियम है। क्या है? इलियम। अच्छा, दूसरा क्या हमारा है? जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा हमारा क्या है? ड्यूडेनम। क्या है? ड्यूडेनम। ये तीन प्रकार की हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, अब सबके अलग अलग काम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा है ये ड्यूडेनम। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है ये ड्यूडेनम है, उसके नीचे क्या है? जेजुनम, और उसके नीचे एलियम। ये तीन प्रकार की है, तीन लेयर होती है। इसमें पूरा का पूरा फिगर में देख सकते हैं आप कि इसमें ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये लेयर तीन ही होती है, तीन बार घूमी होती है, और इसे तीन पार्ट में अलग किया गया है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ऊपर ड्यूडेनम है, तो हम लोग ड्यूडेनम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड्यूडेनम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ड्यूडेनम में सबसे पहले पूछता है कि जो भोजन आता है वो किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले भोजन छोटी आंत में आता है, तो किस फॉर्म में आता है? वो काइम के फॉर्म में आता है। हमने आपको स्टमक के बारे में पढ़ा था, ये काइम के फॉर्म में लास्ट में बचता था। ठीक है, तो काइम में था, काइम में आया। उसके बाद बात करते हैं किस प्रकार का ये होता है, एसिड होता है, बेस होता है, तो एसिडिक फूड होता है। ये एसिडिक फूड होता है, क्योंकि ये इसमें HCl नाम का एक एसिडिक जठर रस निकलता था, और HCl निकलता था जिसकी वो क्या था? एसिडिक था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक फूड था, जो काइम के रूप में यहाँ पर कहाँ आया, कहाँ पे? ड्यूडेनम में। अच्छा, तीसरा बात करता है सबसे पहले छोटी आंत के किस भाग में आता है? तो ड्यूडेनम में आता है। कहाँ पे आता है? ड्यूडेनम में आता है। ये हमें इतना जानकारी के लिए रखना है कि जो भी बात होगी तो सबसे पहले तो ड्यूडेनम आ रहा है तो ड्यूडेनम ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लीवर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे पहले आता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसके बाद जेजुनम, एलियम है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने आपको काइम के बारे में बताया, एसिड काइम जैसे ही यहाँ से देखो प्रवेश किया है कहाँ पर? ड्यूडेनम में। और ये स्टमक है, हमने आपको बताया। पेट के जस्ट नीचे, पेट के जस्ट नीचे पैनक्रियाज है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। और ये देख सकते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है कहाँ से? ड्यूडेनम में। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लीवर,
लीवर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, या फिर जिगर हम लोग बोलते हैं, जिगर। ठीक है। अच्छा, यकृत के बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद ये हल्का सा हरा सा जो है, ये गाल ब्लेडर है। गाल ब्लेडर का काम, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पित्ताशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको पित्ताशय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाइल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त। ठीक है, बाइल पित्त होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है? तो स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं? जो लीवर को बढ़िया से पढ़ रहा हो, मतलब जिसमें पीएचडी कर रहा हो, उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ लीवर। हम लोग क्या है, वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हम लोग उतना डीप में नहीं पढ़ते हैं। और जो स्टडी करते हैं तो लीवर को एक एक एकदम बारीकी से पढ़ते हैं। ये हम लोग का लीवर एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, उन लोग का कम से कम 2-3 महीने सिर्फ लीवर पे ही पढ़ाई चलती है। तो ये होता है स्टडी ऑफ लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। अच्छा, अगर कोई पूछ लेता है लीवर के सेल का नाम बताइए, तो लीवर के सेल का नाम होता है, हम लोग लिख सकते हैं, नेम ऑफ लीवर सेल। क्या बोलेंगे? हेपेटिक सेल। ठीक है, इसके सेल का नाम होता है हेपेटिक। इसके इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ये तो रहा लीवर के बारे में। अब लीवर के बारे में पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन डाइजेस्टिव से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस वही हम आपको बताएंगे। बाकी हम अगले चैप्टर में बताने वाले हैं। जैसे जैसे लीवर का काम आता है वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो लीवर की बात करते हैं। तो लीवर सबसे ज़्यादा क्या निकालता है? बाइल निकालता है। ठीक है, क्या जनरेट करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस, ये बाइल जूस का निर्माण करता है। अच्छा, बाइल बाइल जूस का निर्माण करता है। एक इसकी और खासियत है, रीजनरेशन की। रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि अगर ये लीवर काट के किसी को दे दिया जाए आधा, तो कुछ टाइम के बाद ये लीवर धीरे धीरे पूरा हो जाता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं ये खुद रीजनरेट कर लेता है। अगर आपको पास लीवर कट गया है या फिर कोई चाकू वगैरह लग गया है आपके लीवर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, धीरे 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 ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा, वो अपने आप भर लेता है। तो सबसे ज़्यादा लीवर का यही फायदा होता है कि वो रीजनरेशन की क्षमता सबसे ज़्यादा रखता है। रीजनरेशन तो सबके पास होता है, अगर हमें चोट लग जाती है तो सही हो जाता है लेकिन कुछ टाइम में, लेकिन लीवर इसको बहुत तेजी से करता है। ठीक है, तो लीवर को हम लोग बोल सकते हैं फास्ट रीजनरेशन। ठीक है। अच्छा, बाइल जूस का निर्माण करता है। ये क्या करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है, लेकिन ये देखो बाइल जूस इस रास्ते से आता है। ठीक है, ये बाइल जूस इस रास्ते से आया और यहाँ पे चला गया, कहाँ पर? गाल ब्लेडर में। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड गाल ब्लेडर। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं पित्त रस का जो निर्माण करता है वो लीवर कहलाता है, और जहाँ पर स्टोर होता है उसे गाल ब्लेडर बोलते हैं। ये सिंपल सा बात है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं गाल ब्लेडर के बाद। ठीक है, गाल ब्लेडर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं गाल ब्लेडर को पित्ताशय। पित्ताशय। अच्छा, पित्ताशय में क्या होता है? इसको बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस को क्या करता है? ये स्टोर करता है। अच्छा, अब बाइल जूस में होता क्या क्या है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बाइल जूस की बात करते हैं तो बाइल जूस में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात करते हैं, इसमें वाटर रहेगा। ये जूस है तो वाटर इसमें सिंपल सा रहेगा रहेगा। दूसरा बात करते हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तीसरा बात करते हैं, इसमें बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट होता है। यही तो हमें पढ़ना है, ये खास है। ठीक है, और चौथा यहाँ पर होता है पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं बाइल साल्ट का काम क्या। बाइल साल्ट का
जो वर्क है वो क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, पिगमेंट अगर शब्द आता है तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी चीज़ रंग की बात हो रही है, पिगमेंट रंग निर्धारित करता है। अच्छा, ये कौन कौन सा रंग है, तो पिगमेंट कहीं भी अगर ज्योग्राफी में आता है तो कोई ना कोई पिगमेंट के कारण ही कोई ऑर्गन, कोई इंसान, कोई बाल, कुछ भी, कोई भी कलर है तो किसी न किसी पिगमेंट के कारण हुआ है। तो अगर पिगमेंट शब्द आ जाता है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह रंग से रिलेटेड है। जैसे होता है मेलानिन, मेलानिन, मेलानिन एक पिगमेंट है जिससे क्या होता है, काला इंसान, काला बाल वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी का बाल काला है या फिर इंसान काला है तो मेलानिन पिगमेंट के कारण है। अगर बिलीरुबिन, बिलीरुबिन ये कौन सा कलर निर्धारित करता है, ये हमारा पीला, पीला कलर। अच्छा, उसके बाद बिली बर्डीन एक आता है, बिली बर्डीन, बिली बर्डीन होता है, ये हरा रंग निर्धारित करता है। यही तो आपको बताने वाले हैं। अगर कोई पूछता है कि जो हमारा गैल ब्लेडर है वो हरा क्यों होता है, तो हमें बताना है कि एक पिगमेंट के कारण होता है। उस पिगमेंट का नाम है, क्या नाम है, बिलीबर्डिन, बिलीबर्डिन। ये सिंपल सा हमें जानकारी रखनी है। अच्छा, बाइल, जो बाइल साल्ट के कारण क्या हुआ, हमारा फैट फैटी एसिड में चेंज होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि हमारा जो फैट है वो बाइल साल्ट से कन्वर्ट होकर हमारा क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया। यही तो हुआ। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तक हम लोग क्या जाने थे, हमारा जो फूड होता है वो 3 प्रकार से पचता है। कैसे कैसे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, दूसरा क्या है हमारा, प्रोटीन होता है पचता है, और तीसरा क्या है हमारा, फैट पचता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट अभी तक कहाँ तक पचा हुआ है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में, मल्टोज, मल्टोज बन के पचा है। अब प्रोटीन कहाँ तक पहुँचा है, पेप्टाइड तक पहुँचा है। ठीक है, अब फैट कहाँ तक पहुँचा है, फैटी एसिड तक पहुँचा, अभी तक हुआ। ठीक है। अच्छा, हमारा कार्बोहाइड्रेट कब पूरा पच जाएगा, जब ये ग्लूकोज बन जाएगा, जब ये ग्लूकोज बन जाएगा। और जब हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड बदल जाएगा, अमीनो एसिड बदल जाएगा तो हमारा पूर्ण पाचक होगा। अब फैटी एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल या फिर इसको ही फैटी एसिड ही बोलते हैं, फैट या फिर वसा बोल देते हैं सीधा। ठीक है, ग्लिसरॉल या फिर वसा में बदल जाए तो हमारा पूरा पचेगा। तो अभी तक देखा जाए हमारा भोजन ये मल्टोज तक फंसा है, ये पेप्टाइड तक फंसा है, और ये फैटी एसिड की तरफ फंसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं हमारा बाइल जूस है। बाइल जूस में एंजाइम पाया क्या, नहीं, नो एंजाइम, नो एंजाइम। दूसरा क्या है, जो एंजाइम नहीं पाया गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम, बिना एंजाइम के ही पचाया। ठीक है, बिना एंजाइम के ये भोजन को पचाया, बिना एंजाइम के पचाने, जूस। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं बिना एंजाइम के पचाने की क्रिया को, इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण इसे बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना हम लोग जान लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, क्योंकि अभी तक हमारा भोजन पचा ही नहीं, जब तक पचेगा नहीं तब तक हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये हमारा देखा जाए तो सिंपल सा पत्ती के आकार का है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं पत्ती। अच्छा, येलो, येलो आ गया तो ये येलो किसकी वजह से, बिलीरुबिन के कारण से है। ठीक है, बिलीबर्डिन हरा देता है, बिलीरुबिन येलो के कारण से। ये किसके कारण है, हम लोग से लिख सकते हैं कौन सा पिगमेंट यहाँ पे है, यहाँ पर है बिलीबर्डिन, बिलीबर्डिन।
ये किसके कारण है? बिली रूबिन पिगमेंट, ये दोनों हो गए। अच्छा, इसका सिंपल से बताया कि टेल है, पूंछ की साइड में ये है, ये हेड है और ये नेक है, देखो नेक जैसा लग रहा है, ये बॉडी है, ये बताया है इसमें। ठीक है। अच्छा, अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, जूस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस बोलते हैं इसको। ये निकलता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम। और इसमें कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? ALT, ALT। अच्छा, ए से क्या हो गया? एमाइलेज, एमाइलेज। अच्छा, एल से क्या हो गया हमारा? लाइपेज, लाइपेज। और इससे क्या हो गया? टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। इनका काम क्या है? इनका काम बहुत खतरनाक, इनका काम बहुत खतरनाक। खतरनाक मतलब खतरनाक हम लोग बोल सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? फूड, फूड 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया पचेंगे तो। पहला क्या था हमने बताया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रोटीन। और तीसरा क्या था? फैट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ तक पहुँचा था? मल्टोज। और प्रोटीन कहाँ तक पहुँचा था? पेप्टाइड। अब फैट कहाँ तक पहुँचा था? फैटी एसिड, एसिड, फैटी एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये माल्टोज जो है, इस पर आके एमाइलेज बैठ जाएगा, एमाइलेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम। और ये बदल जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। ये कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचक हो गया ग्लूकोज में, हमने बताया था। अच्छा, ऐसे पेप्टाइड है, पेप्टाइड पे आके कौन बैठ जाएगा? लाइपेज। क्या आ जाएगा? लाइपेज। लाइपेज जब आ गया तो ये बदल गया किसमें? अमीनो एसिड में। इसमें बैठ गया अमीनो एसिड। और जो फैट है, इस पर ट्रिप्सिन आके बैठ जाता है। कौन बैठ जाएगा? ट्रिप्सिन आके बैठ जाएगा। और ट्रिप्सिन जब बैठेगा तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। किससे बैठ जाएगा? ग्लिसरॉल में। ये ग्लिसरॉल बन गया, ये भी पूर्ण पाचक हो गया। तो हमारे भोजन का पूर्ण पाचक कहाँ पे हुआ? हमारे भोजन का पूर्ण पाचक कहाँ पर हुआ? छोटी आंत में हुआ, जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो एंजाइम निकलेंगे, ये छोटी आंत में ही मिलते हैं, ये सब छोटी आंत में ही मिलते हैं। हमारे भोजन का पूर्ण पाचक हो गया। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला भाग है, इलियम। छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला भाग है, इलियम। अच्छा, इलियम क्या करता है? इलियम वाले पार्ट में भोजन क्या होता है? स्टोरेज होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। मतलब कि एब्जॉर्वेशन मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं फूड का एब्जॉर्वेशन। जो भी फूड से क्या हुआ कि हमारा एनर्जी, भोजन तो पूरा पच गया, अब फूड है, इसका क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन हुआ तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी चाहिए था। अच्छा, डाइजेशन से अब 2 प्रकार के, एक निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। जब डाइजेशन हुआ तो हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट निकले, एक वेस्ट मटेरियल और एक हमारा एनर्जी। क्योंकि जितना खाएंगे सबका सब सही तो ही होगा, उसमें जो खराब भी होते हैं। एनर्जी हमें मिल गई। एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है? ये इलियम के वाले पार्ट में होती है। अगर हम सिंपल सा ऐसे रखते हैं और इस पे फूड रखते हैं, ये फूड इस पे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसका आकार ही इस टाइप का बनाया गया। इसी टाइप के आकार को क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। पूछा जाता है हीलियम वाले भाग को क्या बोला जाता है? विलाई। ठीक है, इस क्रिया को इलाई बोलते हैं। इस पर फूड का क्या होता है? एब्जॉर्वेशन होता है। ये छोटे छोटे रेसे नुमा देख रहे हो आप, हल्का हल्का दिख रहा है, यही क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देती हैं। ठीक है,
और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे चला के कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। ये सिंपल सा भाग होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इलियम। हमने अभी आपको बताया क्या ये छोटी छोटी क्या होती है, छोटी छोटी धागे नुमा संरचना निकलती है छोटी आंत में इलियम वाले पार्ट में। वो अभी हमने आपको इस यहाँ पे दिखा रहे थे, ये हल्का हल्का दिख रहा था, इसी चीज़ को यहाँ पे जूम करके दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को और बाकी का वेस्ट मटेरियल इस रास्ते से भेज देती हैं आगे। ठीक है, ये होता है इलियम का काम। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस बिग इंटेस्टाइन। बिग इंटेस्टाइन क्या होता है, सबसे पहले बिग इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक पूछ, टेल, पूछ जैसी आकार होती है, ये होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स यही बढ़ जाता है तो बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेशन करा दो, इसको कटवा के निकलवा देते हैं। ये क्या होता है, हमारा अवशेषी अंग होता है। क्या होता है ये हमारा अवशेषी अंग, इसको बोलते हैं। अवशेषी अंग क्या होता है कि जिस अंग का हमारे शरीर में काम नहीं है उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए हमारे बॉडी में हेयर का कोई काम नहीं है, अगर हेयर ना रहे तो भी हमारी बॉडी चलेगी, ये अवशेषी अंग है। अगर ईयर की बात करते हैं, ईयर का ऊपरी भाग, ईयर का ऊपरी भाग अगर ना रहे तो भी चलेगा, वैसे ही ये अपेंडिक्स है, तो ये इसका कोई काम नहीं है, ये एक अवशेषी अंग है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करके कटवाना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा भोजन छोटी आंत से आ गया है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट है, पहला क्या है सिकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसमें वेस्ट मटेरियल जाता है। कोलोन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये कोलोन यहाँ से शुरू होता है और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है, और ये वाला पार्ट खाली रेक्टम होता है, और ये वाला पार्ट हमारा होता है सिकम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सब वेस्ट मटेरियल रहता है, तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है इकोलाई। क्या बोलते हैं इसको, इकोलाई। इकोलाई को हिंदी में बोल लेते हैं हम इकोलाई। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को खाता है, और जब खाएगा तो इसके बदले में कुछ देगा हमको, इसके बदले हमें विटामिन B12 देता है या और विटामिन के देता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के विटामिन ये हमें देता है इसके बदले में इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, ये हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये एनस वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है, यही इसका काम। एनस से पूछेगा कौन सा काम होता है, एनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है, ये सिंपल सा काम है। ठीक है, ये देखो इसमें अपेंडिक्स, ये देखो इसमें अपेंडिक्स इसमें लिखा है, अपेंडिक्स वाला भाग यही होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।